हाँ, इस वायरस बॉर्न डिजीज के बारे में हम बताएंगे। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है स्वाइन फ्लू। इस बीमारी को कहते हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन मीन्स होता है पिग, पिग माने होता है सुअर। तो ये ऐसा वायरल डिजीज है जो पहले शुगर में को इन्फेक्ट करती है, शुगर के बॉडी में पड़ी रहती है और उसी के द्वारा ये निकल करके मनुष्य में पहुंचती है और मनुष्य में पहुंचने के बाद ये सीधे उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करती है। और ये शुगर अगर न हो तो फिर ये मनुष्य में पहुंचने वाली बीमारी नहीं होती, लेकिन ये शुगर से ही पहुंचती है मनुष्यों के शरीर में। इसको हम नाम देते हैं स्वाइन फ्लू। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा का मतलब आप जानते हैं, तो इसको कहते हैं H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके प्रचार प्रसार का तरीका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है। तो ये उन लोगों के शरीर में पहुंचता है पहले जो सुअर या पिग के कांटेक्ट में होते हैं, जो उनके साथ हमेशा रहते हैं उनकी देखभाल करने के लिए या उनकी परवरिश करने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों में ये पहले पहुंच जाता है और फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जब वो व्यक्ति में पहुंच गया तो फिर उसको इन्फेक्ट किया और वह जब स्नीजिंग या कफिंग किया तो उसके अंदर से निकल करके ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स या पानी की बूंदें आती हैं उनके द्वारा ये एटमॉस्फेयर में फैल करके और दूसरे हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में एंट्री कर जाती हैं और उसको इन्फेक्ट कर देती हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बताया गया 1 to 4 डेज, यानी एंट्री करने के दिन भी इसके कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे सकते हैं या अधिकतम 3 से 4 दिन बीतते इसके इन्फेक्शन का इफेक्ट प्रभाव शरीर में दिखने लगता है। और कैसे दिखता है, क्या क्या दिखता है, तो आइए हम आपको बताएंगे क्लिनिकल फीचर, यानी वे फीचर जो क्लिनिकली आपको मिलते हैं देखने को। तो पेशेंट बताएगा, जब आएगा बताएगा कि मुझे कैसे क्या हुआ, तो आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि पेशेंट को काफ़ी फीवर है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति बताएगा कि मुझे गले में खराश या घाव की अनुभूति हो रही है, कुछ खाने पीने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बार बार खांसी आ रही है, पूरे शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा है, नाक से लगातार पानी गिर रहा है, बार बार छींकें आ रही हैं, आँखों से भी पानी गिर रहा है, भूख नहीं लग रही है, सरदर्द की प्रॉब्लम है, थकान फील हो रही है, आलस्य की फीलिंग हो रही है, डायरिया भी हो रही है, नाजिया या नासिया जिसको आप बोलते हैं, माने मतली का आना, फिर उल्टी और वमन भी हो सकता है। तो क्लिनिकली हम देखते हैं कि यह व्यक्ति जो कॉम्प्लिकेशन लेकर के आता है उसमें क्या है, हेडेक है, फटीग है, एनोरेक्सिया है, आँखों से नाकों से हमेशा पानी गिर रहा है जो आँख में नाक में इरिटेशन पैदा करता है, जलन पैदा करता है, और ये पूरे शरीर में दर्द है, गले में खराश है, बुखार है, खांसी है, बार बार छींकें आ रही है। अगर ये डायरिया की भी प्रॉब्लम है, मतली हो रही है, बिजली आ रही है लेकिन उल्टी नहीं हो रही है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में उल्टी हो जा रही है, तो ये लक्षण अगर एक साथ किसी व्यक्ति के अंदर दिखते हैं तो आपकी जो डायग्नोसिस है ये उस मुकाम पर पहुंचती है कि हो सकता है यह व्यक्ति स्वाइन फ्लू से पीड़ित। अब इससे बचने, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका कोई खास स्पेसिफिक होता नहीं है, तो बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है या बचाव ही सर्वोत्तम चिकित्सा है। तो प्रिवेंशन में आप क्या करेंगे, वे व्यक्ति जैसे किसान हुए, पशु चिकित्सक हुए या सुअर पालक हुए, वे हमेशा पिग के या सुअर के टच में होते हैं। तो जब ये उसके टच में होते हैं तो इनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ये जो सेफ्टी टेक्निक बताई गई, मास्क, तो इनको मास्क का यूज करते हुए ही, अगर वो पशु चिकित्सक हैं तो किसी सुअर की चिकित्सा करनी चाहिए, अगर किसान हैं
तो उनके टच में होते हैं, तो इनको मास्क लगा करके उसकी देखभाल करनी चाहिए। या सुअर पालक हैं जो हमेशा उनकी देखरेख में लगे रहते हैं, उन्हें तो अवश्य रूप से मास्क का यूज करना चाहिए। अगर आप मास्क का यूज नहीं करते हैं और ऐसे पिग के टच में हैं जिसके अंदर ये वायरस रन कर रहा है, तो फिर आप निश्चित रूप से उसके इन्फेक्शन से बच नहीं सकते हैं और आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब प्रिवेंशन में और क्या करेंगे कि आइसोलेटेड की प्रक्रिया अपनाएंगे। माने इन्फेक्टेड व्यक्ति को आप समूह से या परिवार से या ग्रुप से या क्राउड वाली जगह से अलग करके एक आइसोलेटेड कमरे में, अकेले कमरे में उसकी देखभाल करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे और उसको मैनेज करेंगे। तो क्या करेंगे, उसको समूह से बाहर ले आकर के अकेले में रख करके उसकी देखरेख आपको करनी चाहिए ताकि वह दूसरों को न फैला सके। नासिका स्राव का उचित विसंक्रमण करना चाहिए, यानी जो नेजल डिस्चार्जेस लगातार नाक से पानी गिर रहा है उसका निस्तारण ढंग से उचित तरीके से जो उपाय बताए गए हैं वो अडॉप्ट करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। हाथों को एंटीसेप्टिक लोशन से धोना चाहिए। हाथों को जब आप धुलते हैं तो उसमें किसी न किसी तरह के, ये मार्केट में बहुत सारे एंटीसेप्टिक लोशन के रूप में मिलते हैं, उनको यूज करें और हाथों की उचित तरीके से साफ सफाई करें। और क्या करेंगे, हेल्थ एजुकेशन। ऐसे सामान्य लोग जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, उन अजानकारी में इसके टच में आते हैं और फिर अपने को संक्रमित कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चिकित्सा से अच्छा बचाव होता है किसी भी बीमारी के लिए। और ख़ास तौर से ये वायरस बॉर्न डिजीजेज में ये फार्मूला 100% सत्य उतरता है कि आपको करना क्या चाहिए कि सामान्य लोगों को इसकी गंभीरता के बारे में कि यह कितना खतरनाक है, इससे इन्फेक्शन होने के बाद व्यक्ति की जान जा सकती है और ये दिक्कतें हो सकती हैं, तो इन सारी बातों का लोगों को ज्ञान कराना चाहिए। इसके फैलने का जो तरीका है, उससे बचने का उपाय क्या हो सकता है, ये आपको बताना चाहिए। इसके लक्षण एवं संक्रमित वस्तुओं स्रावों का अच्छी तरीके से विसंक्रमण, इसके लक्षणों के बारे में बताना चाहिए कि ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है। तमाम जो लक्षण इसके हैं, माने पूरा क्लिनिकल फीचर आम आदमी को बताना चाहिए। संक्रमित वस्तुओं तथा स्रावों का अच्छी तरीके से को डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए, उनका निस्तारण करना चाहिए, उसको विसंक्रमित करना चाहिए, अन्यथा इसके द्वारा ये दूसरे हेल्दी व्यक्ति को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की अवेयरनेस जनता में पहुंच जाती है तो वो अपने को इन प्रिकॉशंस के साधनों को अपना करके अपने को हेल्दी रख सकते हैं और स्वाइन फ्लू से होने वाले इन्फेक्शन से अपने को बचा सकते हैं।